नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। कल पीएम मोदी ने कहा और आज कैसे केजरीवाल पर बड़ा एक्शन हो गया है, आज इसके बारे में बताऊंगा। आज जो हुआ उसके बाद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या कभी भी हो सकती है? क्या ईडी की जांच में घोटाला है? आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है उसका सच क्या है, वो भी आपको बताऊंगा। 2024 चुनाव के पहले ममता के कितने मंत्री जेल जा सकते हैं, आज इसकी भी बात होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे टर्म में क्या बड़ा करेंगे, उसका ट्रेलर भी आ गया है। 4 शादी, हलाला, इद्दत सब खत्म, मुसलमान के लिए क्या क्या बदल गया है, यह भी बताऊंगा। और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हर डाउट खत्म कर देने वाला चैप्टर लेकर आया हूं। बाद में बात होगी अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा के लिए आ रहे हाईटेक हथियारों की, जो आपको हैरान कर देंगे। राम मंदिर पर कौन सा ऐसा खतरा है जिसके लिए इतने बड़े हथियार आ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताऊंगा घर बनाना भूल जाइए, अब ऑनलाइन बुक कीजिए और घर की डिलीवरी पाइए। जैसे आपका सामान डिलीवर होता है, डब्बे में रख के आपका घर डिलीवर हो जाएगा बॉस। वो घर जिसके अंदर से ट्रेन निकल जाती है, वो घर भी आपको दिखाऊंगा। यानी दुनिया के सबसे अजीबो गरीब घरों का चैप्टर लेकर आया हूं। और आखिर में फैक्ट फैक्टर, लगातार कितने दिन नहीं सोने पर इंसान मर जाता है। बहुत लोग नींद को हल्के में लेते हैं, आज आपको बताऊंगा कि कितने दिन नहीं सोने पर इंसान मर सकता है। लेकिन आज की पाठशाला शुरू करने से पहले रोज की तरह दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। चुनाव आयोग से शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजीत पवार गुट को असली एनसीपी करार दे दिया। आयोग ने साफ कर दिया कि अजीत पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह, घड़ी, ये दोनों इस्तेमाल करने का अधिकार है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट से अपनी पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए कहा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखकर अखिलेश यादव से यात्रा में शामिल होने की अपील की थी, जिसके बाद अखिलेश ने अमेठी या रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होने की बात कही है। 16 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई। 175 से ज्यादा लोग झुलस गए। आग लगने के बाद पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके होते नजर आए। धमाके इतने जबरदस्त थे कि इनकी आवाज 20 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। पटाखा फैक्ट्री में धमाके होने की वजह से आसपास जो मौजूद 50 से ज्यादा घर थे, वो आग की चपेट में आ गए। मध्य प्रदेश के सीएम ने हादसे की जांच के आदेश दिए। मोदी सरकार ने म्यांमार से सटी सीमा पर सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत भारत म्यांमार के 1643 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर फेंसिंग की जाएगी। इसके साथ ही बॉर्डर पर निगरानी के लिए गश्ती ट्रैक भी बनाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस फैसले की जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गोवा में ओएनजीसी के सी सर्वाइवल सेंटर का उद्घाटन किया। इस सेंटर में समुद्र में चलाए जाने वाले रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का भी उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया के विकास की दिशा भी तय कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के आखिरी मैच को 7वें ओवर में ही खत्म करके नया इतिहास रच दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 6.5 ओवर यानी महज 41 गेंद खेलकर जीत हासिल कर ली, जो वनडे इतिहास में गेंद शेष रहते हुए ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत है। ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 259 गेंद शेष रहते हुए जीत लिया। इससे पहले वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 25वें ओवर में 86 रन पर ऑल आउट हो गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। और उसमें आपको बताऊंगा कि नरेंद्र मोदी ने जो कहा, कैसे वो ग्राउंड पर दिख रहा है। केजरीवाल पर आज क्या बड़ा एक्शन हुआ है, क्या जो आज हुआ उसके बाद केजरीवाल जेल जा सकते हैं, उसकी तारीख नजदीक आ रही है। आज जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, सबसे पहले इस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, पीएम ने कल ही 370 सीटों का दावा किया था और उसके बाद इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया है।
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। इंडी गठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ आ सकती है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वो दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से मिले हैं। ये सूत्र कह रहे हैं बीजेपी के बड़े नेताओं से ये मुलाकात इस दिशा में जाती हुई दिख रही है सूत्रों के मुताबिक कि आरएलडी को बीजेपी 4 लोकसभा सीटें दे सकती है। ये सूत्र दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी इस पर आखिरी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर यह गठबंधन होता है तो पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर जहां आरएलडी का प्रभाव है वहां बीजेपी और मजबूत हो जाएगी और बीजेपी जो टारगेट कर रही है 370 सीटें अकेले अपने दम पर, उसमें अगर वो यूपी की 80 सीटें जीत जाती है तो उसके लिए यह बड़ी कामयाबी होगी और आरएलडी का साथ आना इंडी गठबंधन के लिए झटका हो सकता है, अखिलेश यादव के लिए झटका हो सकता है, कांग्रेस के लिए झटका हो सकता है और साथ ही बीजेपी के लिए बड़ी खबर हो सकती है। अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आई तो पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव का पूरा समीकरण बिगड़ जाएगा, क्योंकि अखिलेश के साथ आरएलडी का गठबंधन रहा है। आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने का संकेत मिलने का एक मतलब यह भी है कि बीजेपी यूपी की 80 में से 80 सीटों को टारगेट कर रही है, क्योंकि आप देखिए कि मायावती ऑलरेडी अलग लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अखिलेश और कांग्रेस में खटपट चल रही है। अब अगर आरएलडी बीजेपी के साथ आ गई तो फिर बीजेपी के लिए 80 में से 80 सीटें जीतना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आरएलडी साथ नहीं आती तो बीजेपी वहां पश्चिमी यूपी में कमजोर होती, लेकिन अब वहां साथ आना बीजेपी को पश्चिमी यूपी में और मजबूत बना देगा। यानी यूपी के लिहाज से बड़ी खबर। इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी उत्तर प्रदेश से। वरुण गांधी समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। वरुण गांधी सपा के टिकट पर या हो सकता है निर्दलीय चुनाव लड़ें। वरुण गांधी पीलीभीत या सुल्तानपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, ये सूत्र दावा कर रहे हैं। वरुण गांधी को कांग्रेस समर्थन दे सकती है, यह भी सूत्रों का कहना है। वरुण गांधी पिछली बार पीलीभीत से बीजेपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन वो लगातार जिस तरह से बोल रहे हैं उससे यह संभावना भी दिख रही है कि शायद इस बार बीजेपी उन्हें टिकट ना दे। और यह भी चर्चा है कि मेनका गांधी का भी टिकट कट सकता है। इसलिए अब वरुण गांधी के समाजवादी पार्टी के टिकट पर या निर्दलीय पीलीभीत या सुल्तानपुर की सीट से चुनाव लड़ने की खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही हैं। तो यूपी में बड़ी हलचल है, इंडी गठबंधन में बड़ी हलचल है, और यह सारी हलचल इसलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो कहा उसके बाद से इंडी गठबंधन में हड़कंप मच गया। और यह हड़कंप तब से मचा जब नरेंद्र मोदी ने 370 सीटों का दावा ठोक दिया। उन्होंने एक बात और कही थी कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को वो छोड़ेंगे नहीं। तो पाठशाला में आज पहली क्लास जो ला रहा हूं उसमें आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कैसे जो वो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए मोदी की गारंटी अब एक नया ब्रांड बन गया है। नरेंद्र मोदी ने कल ही सदन में कहा था कि देश को लूटने वालों को हिसाब देना होगा बॉस, और सिर्फ हिसाब नहीं देना होगा, जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। हमने आपको कल ही बताया था कि पीएम मोदी की ये बातें सुनकर अरविंद केजरीवाल सबसे ज्यादा टेंशन में आएंगे, क्योंकि वो और उनकी पार्टी के कई नेता भ्रष्टाचार के बहुत सारे केसेस में ऑलरेडी आरोप झेल रहे हैं। और पीएम मोदी के भाषण के 24 घंटा भी नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर छापे पड़ गए और तेजी से। और यह छापेमारी शराब घोटाले में नहीं हुई है, बल्कि एक नया ही मामला सामने आ गया है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले सुनिए कल पीएम मोदी ने कैसे भ्रष्टाचारियों को खुली चेतावनी दी थी कि बॉस देश का जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। फिर बताता हूं कि आज एक्शन क्या हुआ है। इस पवित्र सदन में फिर से दोहराना चाहूंगा, जिसको जितना जुल्म मुझ पर करना है कर ले, मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जिसने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा, जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये मैं देश को इस सदन की पवित्र जगह से वादा करता हूं। जिसको जो आरोप लगाना है लगा लें, लेकिन देश को लूटने नहीं दिया जाएगा, और जो लूटा है वो लौटाना पड़ेगा। यानी कल ही पीएम मोदी ने संसद के अंदर खड़े होकर क्लियर कट वार्निंग दी थी कि बॉस देश को लूटने नहीं दिया जाएगा।
और आज जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल के करीबियों पर छापेमारी कर दी। ईडी का यह एक्शन पहले से जल बोर्ड में हुई धांधली के आरोपों के मामले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है उससे जुड़ा हुआ है। ईडी की टीम ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं से जुड़े 10 ठिकानों पर छापे मारे। आज आम आदमी पार्टी के जुड़े जिन लोगों पर छापेमारी हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल का पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार शामिल है। सोचिए कितने करीब पहुंच गई हैं जांच एजेंसियां अरविंद केजरीवाल के कि उनका पर्सनल सेक्रेटरी वहां छापा पड़ रहा है विभव कुमार के यहां। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और दिल्ली से राज्यसभा सांसद एनडी गुप्ता हैं, उनके यहां छापा पड़ने की बात है। इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहां छापेमारी हुई है। यह सारी छापेमारी आज सुबह शुरू हुई और बड़ी बात यह है कि ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी का पूरा हिसाब किताब रखने वाले राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता तक पहुंच गई है। इन दोनों लोगों के बारे में आपको और डिटेल में बताता हूं। पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार की, जो अरविंद केजरीवाल के साथ उनके एनजीओ परिवर्तन के समय से उनके साथ है। यानी जब अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए भी नहीं थे तब से वो उनके बेहद करीबी रहे। जैसे ही आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल ने विभव कुमार को अपना पर्सनल सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया। तब से लेकर अब तक विभव कुमार ही उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं और वही उनके रोजाना के काम को मैनेज करते हैं। 2017 में वाटर टैंकर स्कैम में एसीबी ने उन्हें समन किया था। फिर फरवरी 2023 में शराब घोटाले के मामले में ईडी ने इनसे पूछताछ की थी। आरोप था कि विभव ने सिम कार्ड और फोन नष्ट करने में मदद की थी। विभव पर यह भी आरोप लगा कि वही शराब घोटाले के आरोपियों और अरविंद केजरीवाल की मीटिंग कराते थे। अगस्त 2023 में विभव कुमार पर यह आरोप लगा कि उन्हें अवैध तरीके से सरकारी बंगला आवंटित किया गया। अब आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता की डिटेल सुनिए। एनडी गुप्ता पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। इसी साल आम आदमी पार्टी ने लगातार दूसरी बार एनडी गुप्ता को दिल्ली से राज्यसभा भेजा है। अब यह कहा जा रहा है कि जब ईडी केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष तक पहुंच गई तो केजरीवाल का भी नंबर जल्द आ सकता है, जो शराब घोटाले में ईडी के सम्मन को बार बार इग्नोर कर रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी यह आरोप लगा रही है कि क्योंकि वो ईडी पर एक बड़ा खुलासा करने वाले थे इसलिए ईडी ने यह रेड डाल दी। एक बार आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सुनिए। इस एक्सपोजे को रोकने के लिए, आम आदमी पार्टी को डराने के लिए, आम आदमी पार्टी को चुप कराने के लिए आज सुबह 7 बजे से ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के घर पर, आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर ईडी की रेड शुरू हो गई है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और उनकी एजेंसियों को जो ईडी और सीबीआई हैं, ये बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी आपकी धमकियों से डरने वाली नहीं है। आतिशी जी ने कल ही ट्वीट किया था कि वो आज कुछ बड़ा खुलासा करेंगे, तो छापे आतिशी जी के यहां तो पड़े नहीं, छापे तो कहीं और पड़ रहे। दिल्ली की मंत्री आतिशी जो कह रही हैं उसका सच तो उन्हें ही पता होगा, लेकिन ईडी का यह एक्शन आज अचानक नहीं हुआ। इसी केस में पिछले कुछ दिनों में जो हलचल हुई है उसी को लेकर आज ईडी ने रेड की। दरअसल ईडी ने जल बोर्ड के मामले में 31 जनवरी को ही 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। ईडी ने जल बोर्ड के रिटायर्ड चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा और कॉन्ट्रैक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया। जगदीश कुमार अरोड़ा वो व्यक्ति हैं जिन पर यह आरोप है कि उन्हीं के चीफ इंजीनियर रहते हुए जल बोर्ड में घोटाला हुआ, और अनिल कुमार अग्रवाल वो व्यक्ति है जिस पर आरोप है कि उसने जगदीश कुमार अरोड़ा को 3 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। तो इस मामले में 2 बड़ी गिरफ्तारी होने के बाद तब ईडी ने अगला एक्शन लिया है, और हो सकता है ईडी को इन लोगों से पूछताछ में कोई बड़ी जानकारी मिली हो। इसलिए ऐसा नहीं कि ईडी इस केस में अचानक जाग गई और कहा कि चलो बॉस आज आम आदमी पार्टी के नेताओं के ठिकानों पर छापे मारते हैं। इससे पहले ईडी इस मामले में पिछले साल जुलाई में और नवंबर में भी छापेमारी कर चुकी है। अब यह भी समझ लीजिए कि यह पूरा मामला है क्या जिसे लेकर आज ईडी ने एक्शन लिया। आरोप है कि दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने एक ऐसी कंपनी को किसी काम का कॉन्ट्रैक्ट दिया जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं थी, मतलब वो उसके योग्य नहीं थी और उसको काम मिला, और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर टेंडर हासिल करने का आरोप लग रहा है।
आरोपों के मुताबिक जल बोर्ड के अधिकारियों ने एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को करीब 38 करोड़ रुपए में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर की इंस्टॉलेशन, सप्लाई और टेस्टिंग का टेंडर जारी किया। जांच में सामने आया कि कंपनी को टेंडर देते समय एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया गया और उस लाभ को देने के एवज में रिश्वत ली गई। आरोप है कि टेंडर मिलने के बाद एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर ने अनिल कुमार अग्रवाल की कंपनी इंटीग्रल स्क्रूज लिमिटेड को भी भागीदार बनाया और इसके बदले में अनिल कुमार ने दिल्ली जल बोर्ड के तत्कालीन चीफ इंजीनियर जगदीश कुमार अरोड़ा को रिश्वत दी। यह आरोप है। ईडी ने इस मामले में सीबीआई की एफआईआर और दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच की जांच के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच शुरू की। ईडी जल बोर्ड से जुड़े एक और मामले की भी जांच कर रही है। जल बोर्ड से जुड़े बिल पेमेंट के भुगतान के लिए जगह जगह पर ऑटोमेटिक मशीन लगाई जानी थी। मशीन लगाई भी गई और बिल के भुगतान भी हुए, लेकिन वो पैसा दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट में जमा नहीं हुआ। इस मामले की जांच में भी जल बोर्ड के अधिकारी ईडी की रडार पर है। यानी एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगते चले जा रहे हैं। अब यहां एक सवाल यह भी है कि दिल्ली जल बोर्ड में हुए इस कथित घोटाले से अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी और बाकी आम आदमी पार्टी नेताओं का क्या कनेक्शन है बॉस? क्योंकि छापे तो वहां पड़े। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व चीफ इंजीनियर जगदीश अरोड़ा को जो रिश्वत मिली, आरोप है कि रिश्वत के ये पैसे कैश और बैंक अकाउंट में दिए गए थे और फिर ये पैसे आगे केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार, दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सदस्य शलभ कुमार और बाकी लोगों तक पहुंचाए गए। यह आरोप लग रहा है। यह भी आरोप है कि रिश्वत का यह पैसा आम आदमी पार्टी के इलेक्शन फंड में भी दिया गया। ईडी के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड जो 38 करोड़ का टेंडर दिया था, जिसने उसमें से सिर्फ 17 करोड़ ही खर्च किए गए और 17 करोड़ रुपए के फर्जी खर्चे दिखाए गए। ईडी का दावा यह भी है कि फर्जी खर्चे की यह रकम रिश्वत के पैसों और इलेक्शन फंड में इस्तेमाल की गई। यानी तमाम गंभीर आरोपों के बाद यह जांच आगे बढ़ रही है। इधर ईडी ने आज सुबह से आम आदमी पार्टी के अधिकारियों पर रेड मारी, उधर आम आदमी पार्टी ने ईडी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया कि ईडी सबूतों से छेड़छाड़ कर रही है। यह आरोप लगा दिया कि ईडी ने उस ऑडियो को ही डिलीट कर दिया जो जांच के दौरान सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ था। शराब घोटाले के मामले में जो जांच चल रही है, उसमें आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीसीटीवी के सामने जांच चल रही थी, तो उसमें सीसीटीवी का वीडियो है, ऑडियो उड़ा दिया है ईडी ने। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि शराब घोटाले में एक आरोपी ने जांच से जुड़ी फुटेज की मांग की थी, लेकिन ईडी ने कोर्ट में जो फुटेज दी उसमें ऑडियो ही नहीं था। आम आदमी पार्टी का आरोप यह भी है कि ईडी के सामने आरोपी ने जो बयान दिया और जो बयान लिखित में ईडी ने कोर्ट में पेश किया, उसमें अंतर है और असल बयान को छिपाने के लिए ईडी ने ऑडियो डिलीट कर दिया। आम आदमी पार्टी ने ईडी से सवाल किया कि ऑडियो को डिलीट कर ईडी क्या छिपाना चाहती है। एक बार सुनिए आम आदमी पार्टी ने आज ईडी पर क्या आरोप लगाए, फिर इन आरोपों का सच क्या है वो भी आपको बताता हूं। जब ईडी ने वो फुटेज दी तो उन्होंने उस फुटेज का ऑडियो डिलीट कर दिया। सिर्फ वीडियो फुटेज दी गई, ऑडियो फुटेज डिलीट कर दी गई और सारा एविडेंस कि वास्तविक तौर पे उस कमरे में क्या बात हुई थी, उस सारे एविडेंस को ईडी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। और ना सिर्फ उस एक मैटर में, आम आदमी पार्टी के पास विश्वसनीय सूत्रों से यह खबर है कि जब से यह एक्साइज पॉलिसी का इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, पिछले 1.5 साल की सारी इंटेरोगेशन, सारे सवाल जवाब जो हुए हैं ईडी में, सबकी ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। आम आदमी पार्टी के आरोपों को ईडी ने गलत बताया है और सूत्र बता रहे हैं कि ईडी इन आरोपों को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लीगल एक्शन भी ले सकती है। मतलब ईडी इन आरोपों को हल्के में नहीं ले रही है। सूत्र कह रहे हैं कि ईडी अब आतिशी और आम आदमी पार्टी पर लीगल एक्शन लेगी, कानूनी कार्रवाई करेगी कि बॉस आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। ईडी सूत्रों के मुताबिक सारे आरोपियों के बयान सीसीटीवी सर्विलांस में ही लिए जाते हैं। मतलब सीसीटीवी कैमरा रहता है, उसके सामने पूछताछ होती है। आरोपियों के मांगने पर उन्हें यह फुटेज दे भी दी जाती है। ईडी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होता है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होता था।
क्योंकि पहले जो सिस्टम लगा हुआ था ईडी के मुताबिक उनके दफ्तरों में, वहां वीडियो रिकॉर्डिंग वाला सीसीटीवी कैमरा था, इसलिए ईडी की तरफ से ऑडियो डिलीट करने का सवाल ही नहीं उठता। भाई जब कैमरा ही ऐसा है कि उसमें ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता, तो ऑडियो डिलीट कैसे होगा, ये ईडी कह रही। ईडी ने यह भी बताया कि पहले उनके पास जो सीसीटीवी लगे थे उसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, लेकिन अक्टूबर 2023 में ईडी ने अपने सिस्टम को अपग्रेड किया, जिसकी वजह से अब जांच की वीडियो फुटेज के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग करने की भी सुविधा है। ईडी का कहना है कि संजय सिंह से जो भी पूछताछ शराब घोटाले में हुई है, उसकी भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। यानी आम आदमी पार्टी जो कह रही है और ईडी जो तर्क दे रही है, दोनों मैच नहीं होते। और आम आदमी पार्टी जो आरोप वैसे भी सालों से लगाती है, उसका कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं दे पाती। भाई जहां से इनकी पॉलिटिक्स शुरू हुई, ये लिस्ट देखिए, ये सब घोटालेबाज हैं, कोई सबूत दिए थे और आज तो उनके साथ फोटो भी खिंचा ले रहे हैं। शराब घोटाला हो या जल बोर्ड से जुड़ा घोटाला हो, या आम आदमी पार्टी हर घोटाले को राजनीतिक बदला कहकर खारिज कर देती। लेकिन आप देखिए कि जो पार्टी राजनीति को बदलने के लिए आई थी, उसके नेता कैसे कई केसेस में आरोपों में फंसे हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनकी सरकार के खिलाफ जो मामले हैं, उनकी पूरी लंबी लिस्ट है। आप सोचिए कि जो लोग पॉलिटिक्स बदलने आए थे बॉस, और इन पर आरोप देखिए, मतलब इतना तो शायद ही किसी एक जगह की सरकार या नेता पर इस तरह का आरोप हो। आप सरकार पर आरोप, इनकी लिस्ट देखिए बॉस आप, कि कितने, मतलब जो जिधर उठाइए उधर एक आरोप निकलता है। नंबर 1 शराब घोटाले का आरोप है, इसमें जांच चल रही है। शराब घोटाले का आरोप ये लगा हुआ है, इसमें जांच चल रही है, तो सबको पता है। इसके अलावा शीश महल केस, ये तो किसी से नहीं छुपा है। शीश महल हमने तो पूरे विस्तार से आपको दिखाया था, सीबीआई की जांच चल रही है। तीसरा मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक, इसमें भी जांच चल रही है मोहल्ला क्लिनिक को लेकर। यहां सीबीआई जांच कर रही है। इसके बाद क्लासरूम बनाए, उस क्लासरूम को लेकर आरोप लगा हुआ है कि क्लासरूम बनाने में गड़बड़ी हुई है, यहां विजिलेंस की जांच चल रही है। उसके बाद वाटर बिल, इसकी जांच चल रही है, यहां एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है। उसके बाद देखिए छठा जल बोर्ड वाला, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं, जल बोर्ड टेंडर वाला जो अभी आपको पूरी जानकारी दी, उसमें जांच चल रही है, ईडी जांच कर रही है। उसके बाद सुनिए वाटर टैंकर स्कैम, यह आरोप लग रहा है। मतलब कोई ऐसा एरिया छूटा नहीं है जिसमें इन पर आरोप ना हो, यहां एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रही है। वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला, वक्फ बोर्ड भर्ती घोटाला, इसको लेकर आरोप लगा हुआ है, इसकी ईडी जांच कर रही है। बॉस आप देखिए ना क्या छूटा है, और ये लोग राजनीति बदलने आए थे, हर चीज में आरोप लगा हुआ है। कहीं ईडी जांच कर रही है, या कहीं एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है, कहीं सीबीआई जांच कर रही है। इन्हीं घोटालों की लिस्ट को लेकर अब बीजेपी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है। कुछ लोगों ने दिल्ली को वेंटिलेटर पर डाल दिया है, और लगातार दिल्ली को अव्यवस्थित करने के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं, भ्रष्टाचार और ड्रामा जो है वो घंघोर है, और इनकी जो मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं हैं वो कमजोर हैं। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी है, नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि भैया कहीं गड़बड़ी दिखेगी हम छोड़ेंगे नहीं, तो वहां तो दिल्ली में एक्शन दिख रहा है। दूसरी तरफ जिनके आम आदमी पार्टी के नेता तो कई बड़े जेल में भी हैं और कईयों का नंबर आ सकता है। आम आदमी पार्टी की तरह ही ममता बनर्जी की पार्टी के कई नेता भी जांच एजेंसियों के रडार पर हैं और उनका भी कभी भी नंबर आ सकता है। अभी ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े 14 नेताओं के खिलाफ जांच चल रही है, 14। इसमें टीएमसी के सांसद शामिल हैं, विधायक शामिल हैं, बंगाल सरकार के मंत्री शामिल हैं। इन नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जनवरी में ही ईडी के लिए सेंट्रल फोर्स की एक और कंपनी दे दी है, जिससे यह संकेत मिल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में ईडी का एक्शन और तेज हो सकता है। टीएमसी के सीनियर लीडर्स में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी, बीरभूम से पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे अनुव्रत मंडल, पूर्व मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक, टीएमसी विधायक मणिक भट्टाचार्य ऑलरेडी जेल में। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी कोयला तस्करी के आरोपों के मामले में ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं। अगर आने वाले दिनों में बंगाल में ईडी का एक्शन तेज हुआ तो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी और केंद्र में मोदी सरकार के बीच टकराव और बढ़ सकता है।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह ही बंगाल में ममता बनर्जी के नेता भी अलग अलग स्कैम में जांच में फंसे हुए हैं। जैसे शिक्षक भर्ती स्कैम, यह आरोप लगा हुआ है, कोयला तस्करी स्कैम, गो तस्करी स्कैम, म्युनिसिपल रिक्रूटमेंट स्कैम, राशन डिस्ट्रीब्यूशन स्कैम, फ्लैट बिक्री स्कैम। और ये घोटालों की लिस्ट नहीं, घोटालों के जो आरोप हैं उनकी लिस्ट है। इस तरह स्कैम के आरोपों की एक लंबी लिस्ट है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी ने जो कहा, भाई काम के लिए वो कहते हैं कि कहूंगा तो करके दिखाऊंगा। वैसे ही उन्होंने संसद में कल कहा कि जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, वो भी जमीन पर होता हुआ दिख रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी की डिलीवरी जो है थर्ड टर्म में क्या होगी, जो वो दावा कर रहे हैं कि थर्ड टर्म होगा, अब उसकी भी बात करते हैं। पाठशाला में अगली क्लास, पीएम मोदी तीसरे टर्म में क्या बड़ा करेंगे। ट्रेलर आ गया है, 4 शादी हलाला इद्दत सब खत्म, मुसलमान के लिए क्या क्या बदल गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर आपका हर डाउट खत्म कर देने वाला चैप्टर लाया हूं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा था कि वो अपने तीसरे टर्म में बड़े फैसले लेने वाले हैं। तभी से यह चर्चा होने लगी कि आखिर ये बड़े फैसले क्या होंगे। भाई नरेंद्र मोदी तो अभी इतने बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, तीसरे टर्म में अब क्या कर देंगे। लेकिन पीएम मोदी तीसरे टर्म में क्या करने वाले हैं, इसका ट्रेलर आ गया है। 2 चीजें तो सामने ही दिख रही हैं। पहला, यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह ऐसा लग रहा है कि देश भर में हो सकता है तीसरे टर्म में लागू हो जाए। और दूसरा है सीएए यानी नागरिकता कानून, इसे लागू करना भी नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रतिबद्धता दिखाई है और हो सकता है तीसरे टर्म में या उसके पहले ही ये लागू कर दिया जाए। इसमें यूसीसी का मुद्दा तो बीजेपी का कोर मुद्दा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का, और यूसीसी का ट्रेलर आज उत्तराखंड में दिख भी गया। समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी तो कैसे नियम कायदे बदलेंगे और क्या क्या होगा, आज आपको विस्तार से बताऊंगा। आज हर जगह उत्तराखंड के यूसीसी बिल की चर्चा है। यह बिल भले उत्तराखंड में आया हो, लेकिन क्या ऐसा ही प्रारूप देश भर में होगा, अब इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसलिए उत्तराखंड में आज क्या हुआ है आपको समझना चाहिए। उत्तराखंड में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 बिल पेश कर दिया। इस बिल में क्या क्या खास है वो आगे बताऊंगा। पहले उत्तराखंड विधानसभा का माहौल देखिए। जब सीएम धामी ने यूसीसी बिल पेश किया और उस पर वोटिंग हुई तो कैसे जय श्री राम के नारे लगे, भारत माता की जयकार के नारे लगे, जरा सुनिए एक बार। मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं। यानी उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की व्यवस्था आगे बढ़ गई। अगर यह लागू हो गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो किन किन विषयों में सभी धर्मों के लिए एक समान कानून हो जाएंगे वो भी आपको दिखाता हूं। क्योंकि आप देखिए, विवाह को लेकर धर्म आपका कोई हो, एक हिसाब से चलना पड़ेगा और इसकी डिटेल अभी आगे बताऊंगा। तलाक देना है, सबका एक हिसाब होगा। गुजारा भत्ता, जमीन, संपत्ति, उत्तराधिकार के समान कानून लागू हो जाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में जो यूसीसी आया है इसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि देश में ऐसा ही प्रारूप हो सकता है। इन सारे मामलों में सभी के लिए एक जैसे कानून लागू होंगे। अब क्या क्या प्रावधान है जरा सुनिए, जो देश में हो सकता है आने वाले वक्त में पूरे देश में हो। शादी को लेकर समान नागरिक संहिता में क्या नियम बनाए गए हैं, सबसे पहले वो समझ लीजिए। उत्तराखंड के यूसीसी में शादी की पहली शर्त यह रखी गई है कि शादी करने जा रहे पुरुष की पहले से जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। यानी अगर आपकी जीवित पत्नी है तो आप दोबारा शादी ना कीजिए। शादी करने जा रही महिला का पहले से जीवित पति नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि बिना तलाक और पत्नी या पत्नी के जीवित रहते हुए दोबारा शादी नहीं कर सकते। यानी 4 शादियां करना अवैध हो जाएगा। बहु विवाह पर रोक लग जाएगी। 4 शादी अब भूल जाइए बॉस, नहीं हो पाएगी 4 शादी, क्योंकि भाई पहली पत्नी जीवित है तो यूसीसी कह रहा है कि नहीं कर सकते। शादी की उम्र को लेकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है, क्योंकि कई पर्सनल लॉ में लड़कियों की शादी की अलग अलग उम्र बताई गई है, जबकि देश में शादी की लीगल एज लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 साल है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी
शादी की उम्र लड़कों के लिए 21 साल और लड़कियों के लिए 18 साल रखी गई। शादी की उम्र को लेकर यह शर्त मुसलमानों पर भी लागू होगी। अभी मुसलमानों के पर्सनल लॉ के मुताबिक लड़कियां 15 साल की उम्र के बाद भी शादी कर सकती हैं। तो यानी अब मुस्लिम लड़कियां भी उत्तराखंड में अगर यह कानून लागू हो गया, जिसकी पूरी संभावना है, तो 18 साल से पहले मुस्लिम लड़कियों की भी शादी नहीं होगी बॉस। कई लोग ब्लड रिलेशन में भी शादी या निकाह कर लेते हैं। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में इस पर भी रोक लगा दी गई। अब नहीं होगा भाई ब्लड रिलेशन में शादी। कोई पुरुष ब्लड रिलेशन में जिन महिलाओं से निकाह नहीं कर सकता, उनमें चचेरी बहन से शादी नहीं होगी, ममेरी बहन से शादी नहीं होगी, फुफेरी बहन से शादी नहीं होगी, मौसी, बुआ, भांजी, इनसे भी शादी नहीं होगी। यह उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में लिखा हुआ है। इसी तरह से महिलाएं जिन पुरुषों से निकाह नहीं कर सकती, उसकी भी लिस्ट आई है। चचेरे भाई से अब शादी नहीं हो पाएगी अगर यह बिल अभी, जिसकी पूरी संभावना क्या आ जाएगा। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फूफा का बेटा, मौसा, फूफा और मामा, इनसे शादी नहीं होगी। अब यूसीसी के लागू होने के बाद इन सभी रिश्तों में की गई शादी और निकाह मान्य नहीं होंगे। अगर ब्लड रिलेशन में शादी की और कम उम्र में शादी की तो 6 महीने की जेल और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यह भी इस बिल में। किसी भी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना भी जरूरी होगा। शादी के 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन आपको करवाना ही होगा। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और किसी ने शिकायत कर दी तो नोटिस मिलने पर 1 महीने के अंदर जवाब देना होगा। नोटिस के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो 25,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आजकल यह ट्रेंड भी है कि लोग बिना शादी के साथ साथ रहते हैं, जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। बिना शादी के साथ रहने वाले कपल के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में नियम बनाए गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि बिना शादी किए, बिना किसी को बताए साथ साथ रहें और यह कहें कि यह मेरी मर्जी है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड में जो नियम है वो सुन लीजिए। इसके मुताबिक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को जिले के रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर लिव इन में रहने वाले कपल में कोई एक भी 21 साल से कम उम्र का है तो माता पिता की सहमति जरूरी होगी। लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल को 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। ठीक है, शादी मत करो लेकिन रजिस्ट्रेशन तो कराओ। रजिस्ट्रेशन में दी गई जानकारी को पुलिस वेरीफाई करेगी। जानकारी गलत होने पर 3 महीने की जेल और 25,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। बिना रजिस्ट्रेशन लिव इन में रहने वाले कपल को 3 महीने की सजा या 10,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को न सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन होगा बल्कि लिव इन खत्म करने की भी डिक्लेरेशन देनी होगी। मतलब जैसे आप साथ में रहने गए तो आपने लिखित में दिया कि हम साथ में रह रहे हैं। 21 साल से कम है तो माता पिता से परमिशन ली कि हम लोग साथ में रह रहे हैं। वैसे ही जब छोड़िएगा कि भाई अब लिव इन में नहीं रहेंगे तो लिखित में देना होगा कि अब हम लिव इन में नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप में एक कपल 21 साल से कम उम्र का है तो उसे भी लिव इन खत्म करने के लिए माता पिता की सहमति लेनी होगी। अगर लिव इन में रहने वाले कपल ब्लड रिलेशन में है तो ऐसे लिव इन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा। अगर लिव इन में रहने वाले कपल में कोई भी पहले से शादीशुदा है तो लिव इन को अवैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप को तभी वैध माना जाएगा जब इसमें दोनों पार्टनर की सहमति होगी। लिव इन रिलेशन में अगर बच्चा पैदा होता है तो उसे लीगल माना जाएगा और उसे पूरे अधिकार मिलेंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप टूटता है तो महिला कोर्ट जाकर गुजारा भत्ते की भी मांग कर सकती है। यानी एक सेफ्टी और सिक्योरिटी नेट तैयार किया गया है रिश्ते के आसपास। हवा में नहीं चलेगा कि लिव इन में रहे उसके बाद अलग हो गया, अब तुम देखो अपना, हमको नहीं पता, वो नहीं चलेगा। यूसीसी के नियमों के मुताबिक तलाक के नियम क्या होंगे ये भी सुनिए। शादी किस आधार पर खत्म हो सकती है और दूसरी शादी के लिए क्या नियम होंगे, इन सब के लिए भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में प्रावधान है। जैसे तलाक जिन आधार पर लिया जा सकता है उनमें शादी के बाद किसी और से अगर संबंध है आपके पार्टनर का तब तलाक हो सकता है। शादी के बाद पार्टनर क्रूरता करता हो तो भी तलाक मिल सकता है। 2 साल से पार्टनर को छोड़ दिया है, किसी पार्टनर ने धर्म परिवर्तन कर लिया है, कोई पार्टनर मानसिक बीमारी से ग्रसित है, ये कुछ फैक्टर्स बताए गए हैं कि अगर ये सब है तो तलाक मिलेगा आपको। तलाक के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड में नियम क्या है? शादी या निकाह जैसे जिस धार्मिक विधि से हुआ, तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही होगा। मतलब शादी कैसे भी कीजिए,
तलाक कोर्ट में जाके होगा। यानी कई पर्सनल लॉ के मुताबिक जो तलाक हो जाते हैं वो यूसीसी लागू होने के बाद मान्य नहीं होंगे। सब धर्म के लोग, किसी भी धर्म के आप हो, आपको कोर्ट में जाके तलाक लेना पड़ेगा। पति पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार मिलेंगे। यानी तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुताबिक नियम यह है कि दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब कोर्ट ने पहली शादी के तलाक पर फैसला सुना दिया हो और उस फैसले के खिलाफ अपील का कोई अधिकार बचा न रह गया हो। शादी के 1 साल के अंदर कोई भी तलाक की याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी आप शादी के 1 साल में तलाक नहीं ले सकते। अगर कोई व्यक्ति यूसीसी के नियमों के खिलाफ जाकर शादी तोड़ता है और तलाक देता है तो उसे 3 साल की जेल होगी। अगर कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड में दिए तलाक के नियमों की अनदेखी करके दूसरी शादी कर लेता है तो इसके लिए 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी है। पीएम मोदी 3 तलाक पहले ही खत्म कर चुके हैं, लेकिन अभी भी मुस्लिम समाज में कई तरह के तलाक प्रचलित हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के लागू होने के बाद खत्म हो जाएंगे। आप देखिए मुस्लिम समाज में कितने तरह के तलाक होते हैं। भाई, एक तो बहुविवाह बंद हो जाएगा, यानी पुरुष अब 4 शादियां नहीं कर पाएंगे, यह बंद हो जाएगा तो मुस्लिम महिलाओं को राहत मिलेगी। हलाला इद्दत, इस पर रोक लग जाएगी। तलाके हसन खत्म हो जाएगा, जिसका मतलब है कि 3 महीने तक हर महीने तलाक बोलकर तलाक लेना अब बंद हो जाएगा। इसे तलाके हसन कहते हैं। तलाके अहसन भी खत्म हो जाएगा, इसमें भी 3 महीने तक तलाक बोलकर तलाक लेते हैं, यह बंद हो जाएगा। तलाके बाइन खत्म हो जाएगा। तलाके किनाया भी खत्म हो जाएगा। इसमें आजाद कर रहे हैं ये बोलकर तलाक ले लेते थे तलाके किनाया में कि आजाद कर रहे हैं, हो गया, ये खत्म। निकाह हलाला खत्म। तलाक के बाद पत्नी से दोबारा शादी करने से पहले पत्नी का निकाह किसी गैर मर्द से जो कराया जाता था अब वो नहीं कराना होगा। निकाह मुताह खत्म, इसमें कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होती है कुछ समय के लिए। निकाह मिस्यार ये भी खत्म, इसमें साथ रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ संबंध बनाने के लिए साथ मिलते हैं। दारुल कज़ा शरिया कोर्ट में जो होती है वो खत्म। निकाह और तलाक के मामले यहीं सुने जाते हैं। तलाक सिर्फ कोर्ट से होगा, यानी किसी पर्सनल लॉ से नहीं होगा। शादी कॉन्ट्रैक्ट नहीं, परमानेंट होगी। यानी हर धर्म के लोग और उनके रिश्तों को एक सेफ्टी नेट देने का प्रयास किया गया और खास करके महिलाओं को। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में मुस्लिम महिलाओं को इतने अधिकार दिए जा रहे हैं, फिर कुछ मौलाना कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, तो वहीं कोई कह रहा है कि धर्म में जो लिखा है उसे ही मानेंगे। एक बार सुनिए क्या रिएक्शन आया है इस पर। अल्पसंख्यकों के खिलाफ उन लोगों ने एक दबाव पैदा करने के लिए कानून ला रहे हैं और उनका मकसद साफ नहीं है। उनका मकसद सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स है। हम इसका खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और हर वक्त हम इसके खिलाफ बोलते रहेंगे। इस बिल से या इसका ये बिल है या एक्ट बनता है जो भी है, तो क्या इससे कोई यूनिफॉर्म तमाम कवानीन में, तमाम लॉज में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी? और फिर ऑलरेडी अगर इससे आप किसी भी कम्युनिटी को एग्जेम्प्ट करने को कहते हैं या एग्जेम्प्ट करते हैं तो फिर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ रहेगी? बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक इस कानून या इस एक्ट का सवाल है, जब इसका मसौदा और इसका ड्राफ्ट हम लोगों के सामने आएगा तो अपनी लीगल टीम उसको स्टडी करेगी और उसके बाद फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन तय किया जाएगा। शादी ब्याह के सिस्टम की, विरासत की बात की, लड़कों को गोद लेने की बात है, तो देखिए हम तो मुसलमान हैं और हमारा ईमान इस बात पे है कि कुरान और हदीस जिस चीज़ की गाइडलाइन करती है हम उसके मुताबिक अमल करते हैं। जहाँ तक मामला ये रहा कि यूसीसी पे क्या होगा, अब देखते हैं कि उसमें निकल के क्या चीज़ें आती, फिर इस पर बात होगी। लेकिन लॉ कमीशन के ड्राफ्ट का आज भी हिंदुस्तान की आवाम उसका इंतज़ार कर रही है। मैं ये पूछता हूँ ज़रूरत क्या है? क्या 76 साल से देश चल नहीं रहा, स्मूथली चल रहा है? इसकी ज़रूरत क्या पड़ी आपको? सिर्फ इसलिए कि आपको सियासत करनी, हिंदू मुसलमान करना है। गिनाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं। ना आप विकास की बात करते, ना रोज़गार की बात करते, ना महंगाई की बात करते, ना किसान की करते। हिंदू मुसलमान कर लो, वोट ले लो, वोट पोलराइज कर दो। तो आखिर ये सिलसिला बंद होने चाहिए। देश के लिए ये बातें अच्छी नहीं। 76 साल से तो सब ठीक ही चल रहा है। बॉस जिन्हें 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया गया, उनसे पूछिए उनका कितना ठीक चल रहा है।
जिन्हें उनके अधिकार नहीं मिले उनसे पूछिए उनका 76 साल से कितना ठीक चल रहा है। और यहां जब बात हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तो उत्तराखंड में आया, क्या ऐसा ही देश में आएगा, तो अपने धर्म को मानेंगे ये बात होने लगी। लेकिन जब ज्ञानवापी का मसला आता है तो संसद में बना कानून वर्शिप एक्ट याद आता है, तब कोर्ट के फैसले याद आते हैं। और जहां अभी एक विधानसभा में बना हुआ कानून आ रहा है और लग रहा है कि देश में भी आएगा, तो नहीं हम तो धर्म को मानते हैं भाई। ये क्या है? जो नेता यूसीसी का विरोध कर रहे हैं उसकी वजह सीधे तौर पर वोट बैंक पॉलिटिक्स दिखती है। इसलिए 3 तलाक को लेकर पहले बहुत माहौल बनाया और अब यूसीसी को लेकर भी वही किया जा रहा है। अब लेकिन यूसीसी को लेकर जो भी हो, पाठशाला में अगली क्लास का वक्त है। राम मंदिर पर कौन सा खतरा है जिसके लिए आ रहे हैं बड़े हथियार? अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा के लिए आ रहे हाईटेक हथियार आपको हैरान कर देंगे। राम मंदिर से जुड़ा यह बड़ा जरूरी चैप्टर है, देखिए इसको। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पूरे देश में अध्यात्म और सनातन का माहौल लौट आया है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद इस समय देश का हर राम भक्त आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में जाकर भव्य राम मंदिर के दर्शन करना चाहता है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग 30 लाख से ज्यादा रामलला के दर्शन कर चुके हैं। राम मंदिर के इस माहौल की वजह से कुछ लोगों को राम मंदिर खटक भी रहा है। राम मंदिर की सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट मिल रहे हैं। कई आतंकी संगठन राम मंदिर पर हमले की धमकी दे रहे हैं। पहले भी कई बार आतंकी अयोध्या में राम मंदिर पर हमला करने की धमकी दे दी है। आईएसआईएस की दूसरी विंग आईएसआईएस खुरासान की एक मैगजीन है जिसका नाम है वॉइस ऑफ खुरासान। इस मैगजीन के 32वें एडिशन में आईएसआईएस ने लिखा है कि हम बाबरी का बदला लेने आएंगे। इस मैगजीन में आगे लिखा है कि हम गुजरात, कश्मीर, ज्ञानवापी, मुजफ्फरनगर का बदला लेने आएंगे। वॉइस ऑफ खुरासान ने हिंदुओं और भारत की सरकार को भी धमकी दी है। इसमें लिखा है कि हम भारत सरकार से कह रहे हैं, हां सचमुच हम आएंगे, हमारे हाथों में नंगी तलवारें होंगी। आईएसआईएस जैसा आतंकी संगठन अयोध्या पर हमले के साथ साथ देश में कत्लेआम की धमकी दे रहा है और इसलिए सुरक्षा एजेंसी अयोध्या के राम मंदिर को लेकर हाई अलर्ट पर है। राम मंदिर में एडवांस एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। बॉस, ये सब हल्के में लेने की बात थोड़ी है। इतने लाखों लोग आते हैं, किसके दिमाग में क्या चल रहा है क्या पता। आगे बढ़ने से पहले आपको इस एंटी ड्रोन सिस्टम के कुछ फीचर बताता हूं जो अयोध्या में लगेंगे। इजराइल का यह एंटी ड्रोन सिस्टम करीब 5 किलोमीटर की रेंज तक काम करेगा। मतलब 5 किलोमीटर के एरिया में देख लेगा कि क्या चल रहा है। इसमें लगे सेंसर्स और रडार सिस्टम 5 किलोमीटर की रेंज में आने वाले दुश्मन के ड्रोन सिस्टम का पता लगाएंगे और उसे खत्म कर देंगे, मार देगा हवा में। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में रेडियो फ्रीक्वेंसी और इंफ्रारेड सिस्टम लगा होता है जिससे दुश्मन के ड्रोन का पता लगाया जा सकता है। इसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम का सॉफ्ट किल फीचर एक्टिव होता है। मतलब पहले पता लग गया कि वो उधर से ड्रोन आ रहा है, उसमें एक सॉफ्ट किल फीचर है। इसमें लेजर बेस्ड डिस्ट्रॉयर सिस्टम से दुश्मन के ड्रोन के सिग्नल फेल हो जाते हैं। तो मतलब उसका सिग्नल ही फेल कर दिया, वो आ रहा है उसका, जैसे आप कोई आ रहा है हमला करने, उसका दिमाग खराब कर दी, तो वैसे ड्रोन का दिमाग खराब कर दिया। वो भाई जो है वो घूम रहा है, क्या करने आए थे यादें नहीं, ड्रोन काम करना बंद कर देगा, गिर जाएगा। इसके अलावा ड्रोन को रोकने के लिए एक दूसरा हैवी ड्रोन भेजा जाता है जो दुश्मन के ड्रोन को पकड़ भी लेता है। इस एंटी ड्रोन सिस्टम में हार्ड किल स्नाइपर सिस्टम लगा होता है। वो था सॉफ्ट किल, इसमें हार्ड किल है। इसमें दुश्मन के ड्रोन का पता लगाने के बाद लेजर के हमले से उसे खत्म कर दिया जाता है। देख रहे हैं कैसे लेजर निकल रहा है, वैसे ही लेजर निकलेगा, ड्रोन खत्म। ऐसा पहली बार है कि जब यूपी पुलिस किसी धार्मिक क्षेत्र की सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन तकनीक खरीद रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान दिल्ली से एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाए गए थे। इसमें पीएम मोदी की सुरक्षा करने वाली एजेंसी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के एंटी ड्रोन सिस्टम काम में लिए गए थे। इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद यूपी पुलिस ने राम मंदिर की सुरक्षा के लिए नए एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाने का फैसला किया, जिसके लिए इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदा जा रहा है। अयोध्या में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स छुपाया गया है। तब यूपी एसटीएफ ने मंदिर परिसर में एक आतंकी को पकड़ा और बम की लोकेशन का पता लगाया। यूपी पुलिस की बम स्क्वाड यूनिट ने सभी बम डिफ्यूज किए और एक बड़ी आतंकी घटना होने से बच गई। इसके बाद जुलाई 2005 में 5 आतंकियों ने अयोध्या में विवादित परिसर पर हमला किया था। तब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी आरडीएक्स से भरी हुई जीप में सवार होकर आए थे।
जीप में ब्लास्ट करने के बाद आतंकियों ने फायरिंग करते हुए मंदिर पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया, लेकिन सुरक्षा बलों ने एक एक करके सारे आतंकी मार गिराए। इस दौरान एक आतंकी मानव बम बनकर आया था, जिसके फायरिंग के दौरान चीथड़े उड़ गए थे। यानी राम मंदिर पर हमले का प्रयास तो बहुत हुआ, रामलला पर हमले का प्रयास बहुत हुआ, लेकिन हर बार आतंकी नाकाम रहे। और इस बार पहले से ही तैयारी है, क्योंकि कईयों के छाती पर सांप लौट रहा है ये राम मंदिर देखकर। राम मंदिर में जिस तरह हर रोज हजारों लाखों की भीड़ पहुंच रही, ऐसे में सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई। इस समय राम मंदिर की सुरक्षा कितनी सिक्योरिटी एजेंसीज कर रही हैं, आप समझिए कि राम मंदिर की सुरक्षा में कितने लोग लगे हुए हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि सुरक्षा कम है। राम मंदिर की सुरक्षा में कौन कौन लगा है जरा सुनिए। एक तो सीआरपीएफ लगी हुई है, उसके जवान वहां तैनात हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के। इसके अलावा यूपी एटीएस लगी हुई है। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो है, यूपी एटीएस यानी यूपी एटीएस एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वो लगा है। यूपी एसएसएफ ये भी लगा हुआ है, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। यूपी पुलिस ने यूपी एसएसएफ को स्पेशली राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तैयार किया है। इसमें सीआईएसएफ और आईटीबीपी, इनके जवानों ने ट्रेनिंग दी है इन लोगों को, यूपी एसएसएफ को, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को। इस समय यूपी एसएसएफ के जवान मंदिर परिसर के अलावा अयोध्या के अलग अलग इलाकों में 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। यूपी पुलिस के अलावा प्राइवेट एजेंसी भी हायर की गई है। इसके अलावा एनएसजी की टीम भी अयोध्या आती रहेगी और लगातार अयोध्या की सेफ्टी का सर्वे होता रहेगा। यानी रामलला अपने घर में पहुंचे हैं तो रामलला के भक्त भी सुरक्षित रहने चाहिए और यह मंदिर सुरक्षित रहना चाहिए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। में आज से फैक्ट फैक्टर का चैप्टर, जिसमें हम आपको वो फैक्ट्स बताएंगे जो आपने सुने नहीं होंगे और जो आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे आज हम आपके लिए ये फैक्ट लेकर आए हैं कि कितने दिन नहीं सोने से इंसान मर जाता है। ये तो सभी जानते हैं कि नींद हमारी सेहत के लिए कितनी जरूरी है, मगर आप लगातार कई घंटों तक न सोएं तो कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। लेकिन एक लड़के ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसके बाद यह पता लगा कि इंसान कितने दिन न सोए तो मर जाता है। साल 1963 में अमेरिका के 17 साल के लड़के रैंडी गार्डनर ने यह प्रयोग किया था। लगातार कितने दिन तक बिना सोए रह सकते हैं यह जानने के लिए उसने यह प्रयोग किया। इस दौरान उसने कोई दवा या कोई और चीज नहीं ली। गार्डनर ने अपने पास लोगों को रुकने के लिए कहा था। गार्डनर लगातार 11 दिन और 25 मिनट तक नहीं सोया। यानी जब प्रयोग खत्म हुआ तो गार्डनर 264 घंटे और 25 मिनट तक सोया नहीं। इस दौरान गार्डनर के कई सेंसर्स ने काम करना बंद कर दिया था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद गार्डनर लगातार 14 घंटे तक सोया, तब जाकर वो सामान्य हुआ। इस एक्सपेरिमेंट के बाद यह पता चला कि इंसान कम से कम 11 दिन तक तो बिना सोए रह सकता है और अगर उससे ज्यादा दिन वो नहीं सोया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। हालांकि अभी भी किसी एक्सपेरिमेंट में ये एग्जैक्ट डेट या जानकारी नहीं है कि कितने घंटे न सोने पर आपकी जान चली जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों करना भाई? हमेशा के लिए सो जाने से अच्छा है कुछ घंटे सो जाइए और रिफ्रेश फील कीजिए, अच्छा फील कीजिए।